Hey everyone, I hope you all are doing really good. Well, आपका स्वागत है एक और नए वन शॉट के ऊपर जो है सेक्शन B2 ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस CUET 2025. वेल हमने पिछले वाले जो वन शॉट था इसके ऊपर उसमें हमने सेक्शन A को पूरा अच्छे से कवर किया था एंड नाउ हम इस बार सेक्शन B2 को कवर करेंगे जिसके अंदर हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स आते हैं, राइट. एंड वन मोर थिंग, इसके बाद एक और वीडियो आएगी वन शॉट की विच इज सेक्शन B1 जिसमें हम उसके कहते हैं टोटल 10 या 11 टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से कवर करेंगे. देन उसके बाद हम इसके PYQs एंड इसके प्रैक्टिकल पार्ट को हम करेंगे. सो टिल देन अभी की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, वैसे आपको पता ही है कहते हैं कि अब NTA वालों ने भी कहते बता दिया है कि 13th ऑफ मई से कहते हमारा एग्जाम है CUET 2025 के, ठीक है. एंड अभी हमारा टॉपिक जो है मेन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के अंदर है, ठीक है. नाउ मैंने इसके कुछ नोट्स बना रखे हैं जिन्हीं को कहते हैं हम लेके चलेंगे. देन उसके अलावा वो जो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगे, गूगल डॉक्स की फाइल होगी उसकी. सो नाउ गाइस, जैसे कि हमारे पास आज के सेक्शन B2 के लिए हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स हैं. डेटा बेस क्वेरी यूजिंग SQL, डेटा हैंडलिंग, pandas with 1 and 2, then plotting data using matplotlib, introduction to computer networks and social impacts. वेल गाइज, आपको यही फाइल जो है एज इट इज मैं आपको गूगल डॉक्यूमेंट में भेज दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ जाएगा, ठीक है. आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली मैंने एक्सेसिबल बनाई है पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हमारे पास टोटल जितने सेक्शन है सभी में कहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल्स है, ठीक है. नाउ हम पहला वाला जाएं, SQL वाला. वेल हमने जो इससे पहले पार्ट में SQL करी थी ना, सेम टॉपिक्स वही इसमें यहाँ पे भी यूज है, बस थोड़ा और ज्यादा डिटेल में मैंने डाल रखा है, ठीक है. तो अगर मैथ फंक्शन में जाए, अगर क्विक समरी में जाए तो मैथ फंक्शन हमारे पास जो पावर, राउंड एंड मॉड है, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी डेफिनेशन लिखी है कि फंक्शन करता गया है, ठीक है. देन उसके बाद उसका एग्जांपल है यहाँ पे SQL सेलेक्ट पावर 2,3. जो ये है ना SQL जो यहाँ पे लिखा है, मतलब हमारी कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है उसका मतलब है, ठीक है. तो ऐसे करके हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है. पूरा ये सिंटैक्स है उस चीज का. सेम ऐसे हमारा पावर आ गया, देन हमारे पास राउंड आ गया, ठीक है. देन वी हैव मॉड. SQL वाले को मैं जल्दी जल्दी ले जा रहा हूँ क्योंकि हमने इसको पहले ही सेक्शन A में कर लिया है, ठीक है. एंड सेक्शन B1 में भी SQL है, उसको भी हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमने पहले उस चीज को कर रखा है. बट हाँ, ये जो नोट्स आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा और डिटेल में, तो आप आसानी होगी पढ़ने में जो पढ़ना चाहेंगे. नाउ टेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आते हैं, ठीक है. अपर केस हो गया, लोअर केस, मिड स्ट्रिंग, ठीक है. इन्हीं के यहाँ पे कहते हैं एग्जाम्पल भी दे रखे, जैसे ये सेलेक्ट जो है ये पूरी क्वेरी है, ठीक है. इस क्वेरी को हम अगर आप रन करना चाहें तो उसमें रन कर सकते हैं टर्मिनल में एंड इसका आउटपुट ले सकते हैं बनाने के बाद. देन वैसे ही लेंथ आ गया, ठीक है. देन लेफ्ट वगैरह, आर ट्रिम, एल ट्रिम, ठीक है. नाउ डेट फंक्शन सेम एज इट इज जो हमने पहले पिछले सेक्शन में करा था वही चीज है. मैं उसका कहते हैं यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा कहते हैं वीडियो का. नाउ इसमें अगर हम आगे बढ़े, एग्रीगेट फंक्शन आपको पता ही है, मैक्सिमम मिनिमम एक कॉलम में कौन सी वैल्यू है, ठीक है. एवरेज क्या हो गया, सम क्या हो गया, काउंट क्या हो गया. देन वी हैव काउंट स्टार या ऑल, सेलेक्ट काउंट ऑल भी कहते हैं इसको, ठीक है. देन क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय. हमने बट हाँ एक डिफरेंस था, सेक्शन A में हमने ऑर्डर बाय नहीं पढ़ा था. तो अगर हम ऑर्डर बाय देखें यहाँ पे, ग्रुप बाय तो आपको पता है कि ग्रुपिंग करने का काम हुआ, ठीक है. ग्रुप बाय जो क्लॉज है इसका हम यूज करते हैं SQL के अंदर ग्रुपिंग करने के लिए, ठीक है, कंडीशन डाल के. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट एंड काउंट ऑल एज नम एम्प्लॉइज, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज. देन ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है. हमने क्या करना है, डिपार्टमेंट को निकालना है, ठीक है. हम उसको फेच कर रहे हैं. दूसरा हम काउंट कर रहे हैं सभी को, ठीक है. जो भी है काउंट ऑल है वो एज जो यूज हो रहा है ना AS, ये अलाइस होता है, ठीक है. हम काउंट ऑल जो है इसको करने के बाद हम इसका नेम डाल रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, राइट. देन हम इनको कर रहे हैं याली टेबल से कर रहे हैं इंपोर्ट, अगर आपको याद होगा. देन ग्रुप बाय क्या करते हैं, हमने डिपार्टमेंट कर दिया, तो जैसा भी ऑर्डर होगा उसे इस ऑर्डर में आ जाएगा ग्रुपिंग करके. नाउ वैसे हैविंग का आपको पता है कि कंडीशन लगती है, वेयर की तरह हुआ, बट क्या हैविंग क्या है, हमारा एक ग्रुप्स में काम करता है, ठीक है. यहाँ पे आप एग्जांपल देख ही सकते हैं. देन ऑर्डर बाय. ऑर्डर बाय इज सिंपली लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है. जैसे कि अगर हमें डिसेंडिंग डालना है तो हम DESC लिखेंगे, इसका मतलब वो डिसेंडिंग हो जाता है. और अगर हमें असेंडिंग करना है तो ASC लिख देंगे, ठीक है. बाकी कमेंट में बताना गाइस इसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है. नाउ वैसे ऑपरेशन ऑन रिलेशंस, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और एक्सेप्ट, ठीक है. माइनस कहें या एक्सेप्ट कहें, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड जॉइंट्स. हमने जॉइंट से पढ़ ही लिए थे, याद होगा, इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट एंड राइट जॉइंट, ठीक है.
देन वी हैव यूनियन जिसमें हम सभी को ऐड कर देंगे, टोटल और सब आ जाएगा। इंटरसेक्ट जो कॉमन पोर्शन होगा। माइनस आपको पता ही है कि जितना ए में है और जितना बी में है उसका अपना पार्ट ले जा लेगा, ठीक है। माइनस यानी कि आप ही समझ सकते हो अगर लेफ्ट जॉइन है, ठीक है, जिसमें लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, हमारा जो ए पार्ट है देन उसका कॉमन जो पार्ट है बी के अंदर उतना हमारा लेफ्ट जॉइन होता है ना, तो अगर माइनस करूंगा तो माइनस में हमारे पास जो बी वाला है वो उतना हट जाता है, जो कॉमन पार्ट नहीं है, सिर्फ बी में ही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि दो टेबल्स को हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एक टेबल में 2 रोज है, एक में 3 है, तो 2 × 3 6 हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन जॉइंट्स आपको बताई दिए थे मैंने, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन या फिर राइट जॉइन, ठीक है। इसका फुल आउटर जॉइन मतलब बाहर का जो हिस्सा है। आप देख सकते हो पूरी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, रिटर्न ऑल रोज देन देयर इज अ मैच इन आइदर द लेफ्ट और द राइट टेबल, इफ देयर इज नो मैच इट रिटर्न्स नल, ठीक है। अब हम आते हैं पांडास में। वेल पांडास इज अ फेमस लाइब्रेरी इन पाइथन, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं अपने डेटा फ्रेम्स या सीरीज में काम करने के लिए, ठीक है। पांडा बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है, पावरफुल है, जो हमें डेटा स्ट्रक्चर देता है, टूल्स देता है फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। अब हमारे पे एक टर्म आता है, टर्मिनोलॉजी जो है डेटा रैंगलिंग। वेल रैंगलिंग इज लाइक मैनिपुलेटिंग डेटा, ठीक है। अब उसमें छेड़छाड़ जो कर रहे हैं वो डेटा रैंगलिंग होता है। नाउ पाइथन लाइब्रेरी जो है 3 टाइप की, पांडास, नमपाई एंड मैटप्लॉटलिब। वेल जो ये 3 लाइब्रेरीज है ना, ये हमारे डेटा एनालिसिस में भी बहुत काम आती है, बिकॉज हम इनसे बहुत यूज कर सकते हैं उस चीज में, डेटा के बारे में जानने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। नाउ जो फंडामेंटल लाइब्रेरीज है डेटा साइंस की, ये तीनों है, ठीक है। डेटा साइंस में भी ऑब्वियसली आने वाली हुई ये फंडामेंटल्स हुई। पांडास क्या होता है कि हमारा एक लाइब्रेरी है जो डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के काम आती है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 टाइप के वो होते हैं स्ट्रक्चर्स, एक सीरीज होता है, एक डेटा फ्रेम होता है। सीरीज जो होता है वो 1 डिमेंशनल होता है, ठीक है, एंड डेटा फ्रेम जो होता है वो 2 डिमेंशनल। अब 1 डिमेंशनल और 2 डिमेंशनल में क्या फर्क है? वेल अगर मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है, मतलब मेरे पास एक ही कैटेगरी है नेम करके, ये पूरा 1 डिमेंशनल हो गया। जो टेबल होती है रोज एंड कॉलम्स, वो मेरा 2 डिमेंशनल आता है, उसमें 2 चीजें आ जाती है, रोज आ जाती है एंड कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 डिमेंशनल टेबलर फॉर्म, 1 डिमेंशनल अपना सीरीज हो गया, ठीक है। ये कहते हैं क्लीनिंग के काम आते हैं, इसमें टूल्स होते हैं जिससे हम डेटा क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं एंड एनालाइज डेटा एफिशिएंटली, ठीक है। नाउ नमपाई इज न्यूमेरिकल पाइथन, जिससे हम कहते हैं जितने भी न्यूमेरिकल टूल्स होते हैं उनका यूज कर सकते हैं इन पाइथन, ठीक है। एक और चीज है, ये एरेज में बहुत अच्छा काम करती है। नाउ एरेज अगर कोई डेफिनेशन दूं तो एरेज हमारा वो स्ट्रक्चर होता है डेटा स्टोर करने का, ठीक है, जिसमें होमोजीनियस होता है, वो हेट्रोजीनियस नहीं होता। जैसे कि हमारी लिस्ट होती है पाइथन में, हम उसमें कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं, बट इन एरेज हम सिर्फ एक ही डेटा टाइप डालते हैं। इसका मेन फायदा क्या रहता है कि हमारा जो इसका साइज होता है वो ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, हम इसका साइज कम कर सकते हैं इस चक्कर में। बिकॉज अगर कोई लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, जिसमें वैल्यूज ही आनी है तो उसका साइज कम होगा, बट अगर हम उसमें और भी चीजें डाल दें तो उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होमोजीनियस होता है, सिर्फ इसमें एक ही टाइप के आते हैं। हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये मल्टी डिमेंशनल एरेज होते हैं, ठीक है। ये जैसे n नंबर ऑफ डिमेंशंस है, उनमें बहुत अच्छे से हम इसका यूज कर सकते हैं। मैट्रिसेस जो बनती है उसमें हम काम कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग होती है पाइथन के अंदर, ठीक है। पांडास जो है वो नमपाई के उसमें बना है, एंड जो ये है ऑब्जेक्ट्स, यही कहते हैं नमपाई को यूज करते हैं, एरेज उसकी चीजें यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने नमपाई की हेल्प से ही पांडास बनाया है। नाउ मैटप्लॉटलिब, वेल मैटप्लॉटलिब इज a library which is used for plotting our data। अगर हम डेटा को प्लॉट कर रहे हैं इन डिफरेंट ग्राफ्स, बार, पाई, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, हीट मैप, तो हम उसका यूज करते हैं मैटप्लॉटलिब, ठीक है। एक और लाइब्रेरी होती है इसका सीबॉर्न करके, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं करा रहा। मैटप्लॉटलिब ये भी बहुत अच्छा काम कर देती है हमारी। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्लॉट्स बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो होते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, हिस्टोग्राम हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया, और मतलब डेटा अंडरस्टैंड करने के लिए उसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करने के, बिकॉज आपको भी पता है डेटा टेबलर फॉर्म में है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना के लिए हमें बहुत चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। हम पूरे टेबल है, अगर 10,000 रोज की टेबल है, हम उसको बहुत टाइम लगेगा अगर हम उसको स्क्रॉल करते हुए देखते रहेंगे। वहीं पे अगर हमारे पास 10,000 टेबल्स का अगर कोई ग्राफिकल फॉर्मेट है, कुछ ग्राफ है कि एज एंड एक्सपीरियंस का समथिंग, तो अब हमें पता है कि एज बढ़ेगी तो एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग टाइप में होगा ना उसके डेटा पॉइंट, तो वैसी टाइप की है। ग्राफिकल फॉर्म इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन
हमारे डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब इन लाइब्रेरीज को यूज करने के लिए ना हमें पाइथन में इनको इंपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज ये पैकेजेस हुए। ठीक है, और इंपोर्टिंग का तरीका आसान है, यहाँ पे है इंपोर्ट pandas as pd, import numpy as np and import matplotlib.pyplot as plt। नाउ आप लोग कह रहे होंगे यहाँ पे pd np and plt क्या है? वेल हम ये कॉमन एलाइसिस यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको बाद में आसानी से यूज कर सकें। अब अगर जैसे मैं इंपोर्ट pandas एज इट इज कर लूँ, अब मेरे को यूज करना होगा पैकेज, तो मेरे को क्या लिखना होगा, pandas का यूज करना पड़ेगा, pandas पूरा लिखना पड़ेगा ना, कि अगर मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूं तो pandas देन उसके बाद यूज करूंगा। अब उतना बड़ा ना लिखना पड़े तो हम उसका एलाइस बना देते हैं जो कि है pd। अब अगर मैं pd लिखूंगा तो उसका मतलब पाइथन समझ जाएगा कि pandas की बात चल रही है। नाउ डेटा स्ट्रक्चर इन pandas दो टाइप के हुए, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। ठीक है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है, जो हमारे इंटीजर, स्ट्रिंग्स, फ्लोट होते हैं, पाइथन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सभी हमारे सीरीज में आ जाता है। ठीक है, नाउ डेटा फ्रेम जो होता है ये टू डिमेंशनल, ठीक है, लेबल्ड हुआ, स्ट्रक्चर हुआ इस चीज का, जिसमें आप देख सकते हैं एसक्यूएल टेबल जो होती है, हाँ, ये हमारे डेटा फ्रेम हुआ। नाउ सीरीज कैसे बनती है हमारी, ठीक है, ये उसका कमांड है, पाइथन इसलिए लिखा है यहाँ पे ऊपर क्योंकि ये हम पाइथन के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट numpy as np। हमने pandas और numpy हम साथ में यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, नाउ डेटा एरे np.array, np जो है हमने numpy है, एरे जो डॉट है ये मेथड जो है, इससे हम एरे बना रहे हैं इस चीज को। ठीक है, नाउ हम इस एरे का हेल्प लेके हम सीरीज बनाएंगे। सीरीज यानी कि जो pandas के अंदर का वन डिमेंशनल डेटा हुआ। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, pd.series। एक और चीज, पाइथन केस सेंसिटिव है तो हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अगर मैं स्मॉल s लगा दूंगा तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब हमने इसको याले वेरिएबल को इसमें डाला तो हमारे जो हमने प्रिंट करा तो ये सीरीज बन के आ गई हमारी, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर 64। ठीक है, अब pandas जो है ना वो बाय डिफॉल्ट कहते हैं जो इंडेक्सिंग होती है वो इंटीजर इंडेक्सिंग को 0 से स्टार्ट करता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, अगर हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अगर मैं प्रोवाइड करूंगा तो मैं 1 से चालू करा सकता हूँ, 5 से करा सकता हूँ, वो मेरी चीज है, बट बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट कर देता है। अब हम डिक्शनरी से कैसे बनाए, हमने तो अभी जो ये सीरीज डेटा बनाया ना डेटा pandas के हेल्प से, वो तो हमने बनाया numpy एरे से। ठीक है, numpy की एरे यूज करके। अब डिक्शनरी से कैसे बनाए, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये कोड है, ये वेरिएबल हमने बनाया, ये हमारी डिक्शनरी हो गई। ठीक है, ए बी एन सी, सीरीज बनाई हमने, इसको जो डिक्शनरी है इसको हमने सीरीज वाले उसमें डाल दिया कमांड में। इसका आउटपुट देखेंगे तो ए 20, ए के 100, बी 200 एंड सी 300। नाउ इस आउटपुट में और पुराने आउटपुट में सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पे इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट हुई है जो कि 0 से स्टार्ट हो गया, इंटीजर इंडेक्सिंग। ठीक है, ये वाले में क्या है, जो हमारा की होती है ना डिक्शनरी के अंदर, इसने उसी को इंडेक्स मान लिया है एंड यहाँ पे उसको असाइन कर दिया इंडेक्सिंग। ठीक है, अब स्केलर वैल्यू, इफ यू प्रोवाइड अ सिंगल वैल्यू यू मस्ट आल्सो स्पेसिफाई द इंडेक्स। अगर मैं स्केलर वैल्यू यूज करूं, मतलब सिंगल वैल्यू, तो मेरे को इंडेक्स डालना पड़ेगा एंड बार बार इस चीज को रिपीट करना पड़ेगा। स्केलर वैल्यू इंडेक्स लेबल्स। ठीक है, सीरीज फ्रॉम स्केलर pd.series, पहले स्केलर वैल्यू आएगी फिर इंडेक्स आएगा मेरा। ठीक है, देन आउटपुट करूंगा, एक वैल्यू थी उसने सभी को असाइन कर दी। यहीं पे अगर मैं 5, 6, 7 लिखता तो पहले 5 आता, फिर 6 आता, फिर 7 आता। ठीक है, नाउ मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं सीरीज के अंदर, वेल सिमिलर numpy में जैसा होता है। ठीक है, एडिशन कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम numpy का यूज करके साइन यू लगा सकते हैं, साइन की वैल्यू। ठीक है, नाउ एक और चीज, जब हम ये ना डेटा को काम कर रहे हैं, मतलब इन दो सीरीज पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो pandas क्या करता है, जो डेटा होता है उनको अलाइन कैसे करता है ना उनके इंडेक्स पे। ठीक है, इंडेक्स लेवल पे। अगर इंडेक्स लेवल मिसिंग होगा सीरीज में तो नैन दे देगा, नॉट ए नंबर। ठीक है, नाउ हेड और टेल जो फंक्शन है pandas का, ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है, जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा के बारे में एक क्विक एनालिसिस कर सकते हैं अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, नाउ हेड और टेल में सिंपल सा एक चीज है, अगर हम हेड यूज करेंगे तो जो टॉप का 5 जो होता है बाय डिफॉल्ट, टॉप 5 जो रोज होंगी वो हमें शो हो जाएंगे आउटपुट में, तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा डेटा किस टाइप। एंड हम टेल यूज करेंगे तो बॉटम की 5
जो रोज हैं बाय डिफॉल्ट वो शो हो जाएंगी, ठीक है। उससे हम ये जान सकते हैं कि डेटा हमारा किस टाइप का है। जैसे कि लॉन्ग सीरीज हेड डिस्प्लेज द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बट मैं एक और चीज यहाँ पे अपने हिसाब से वैल्यू भी डाल सकता हूँ। अगर मैं कुछ वैल्यू डालूंगा नहीं, पैरामीटर यहाँ डालूंगा नहीं, आर्ग्यूमेंट डालूंगा नहीं, तो क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट 5 देगा। अगर मैं आर्ग्यूमेंट डाल दूंगा तो उस हिसाब से एलिमेंट्स देगा, ठीक है। नाउ सिलेक्शन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, हम जस्ट लाइक सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमें कितना पोर्शन चाहिए, इंडेक्स कर सकते हैं एंड स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। यूज इंडेक्स लेवल लाइक डिक्शनरी, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं इनको आराम से। अब जैसे हमारे एक डिक्शनरी की तरह हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है, इंडेक्सिंग के हेल्प से। देन दूसरा हम कर सकते हैं कि इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक है, जैसे लिस्ट और नंपाई एरे में होता है, ठीक है, आईलॉग का यूज करके 1। देन वी कैन ऑल्सो यूज लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग, जिसमें हम लॉग का यूज करते हैं, डॉट लॉग, ठीक है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे लॉग और आईलॉग में ये फर्क है ना, जैसे ये हमारा लेबल हो गया और ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है, उसका ये हमारा इंडेक्स है, ये हमारा वैल्यूज है। अगर मैं डिक्शनरी की तरह करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सीधा इंडेक्स डाल दूंगा। जैसे ये डाला, बी डाला तो उसकी वैल्यू आ गई 20। अगर मैं उसको इंडेक्सिंग करूंगा 0 1 2 3 4, तो मैं सिंपल आई लॉग यूज करूंगा, ठीक है। इसमें क्या करा, मैंने 1 डाला। अब यहाँ देखेंगे, अगर हम ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो 1 में क्या है 20 है, तो 20 आ गया। दूसरा क्या था कि लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। लेबल क्या हुआ, हमारा इंडेक्स जो हमने असाइन कर रखा, तो यहाँ पे लेबल में क्या करा, हमने बी डाल दिया, ठीक है, हमने डॉट लॉग लगा के बी डाला, हमें आउटपुट में 20 आ गया। लेबल बेस्ड और डिक्शनरी टाइप का जो सेम ही है, बस ये है डॉट लॉग का फर्क आता है। स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग आपको पता ही कि अगर मेरे पास 10 एलिमेंट्स है, ठीक है, अपने सीरीज में, तो कितने मेरे को एलिमेंट्स निकालना है, किस फॉर्मेट में निकालने हैं, स्पेसेस के संग निकालना है, रिवर्स निकालना है, वो स्लाइसिंग हुई, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, बाकी नोट्स में आपको मिल ही जाएंगे। बुलियन इंडेक्सिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। नाउ डेटा फ्रेम्स, अभी तक तो बात हुई हमारी सीरीज की जो होते हैं 1 डिमेंशनल। नाउ हम बात करते हैं डेटा फ्रेम्स की, जो होता है हमारे पास 2 डिमेंशनल। क्रिएशन कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले डिक्शनरी या सीरीज से कैसे बना सकते हैं, डिक्शनरी ऑफ सीरीज और लिस्ट, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है, नेम, पीरियड ऑफ सीरीज, हमने इसको सीरीज में डाल दिया, ठीक है। देन दूसरा हमने एज लिया, इसको भी सीरीज बना दिया। देन हमने सिटी ली, ठीक है। लिस्ट कैन ऑल्सो भी यूज हम, ठीक है, हम लिस्ट को एज इट इज यूज कर सकते हैं, वरना फिर हमें कोई डेटा है तो उसको हमें वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, सीरीज बनाना पड़ेगा। नाउ इसी डेटा को हमने इसमें डाला डेटा फ्रेम में, ठीक है। डीएफ फ्रॉम डिक्शनरी से हमने बनाया, क्योंकि डिक्शनरी है ना, ये हमारे की हो गई, ये उसकी वैल्यू हो गई, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई, की हो गई, वैल्यू हो गई, ठीक है। बस इसमें ध्यान देना, जो वैल्यूज है वो हमारी सीरीज में होनी चाहिए, ताकि हम उसको डेटा फ्रेम बना सके। और हमारे पास मल्टीपल वो होने चाहिए, क्या बोलते हैं, कॉलम्स, या सिंगल कॉलम है तो भी बन जाएगा, ऐसा नहीं। ना उसको हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारी टेबल फॉर्म में बन के आ गई है। ये हमारा डेटा फ्रेम है, 2 डिमेंशंस, रोज एंड कॉलम्स, 2 डिमेंशन, ये डेटा फ्रेम हो गया। फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, अब हमारे पास बहुत सारी डिक्शनरी है, तो हम कैसे बनाए, ये हमने डेटा फिल करा, ठीक है। फॉर्मेट आप देख सकते हैं, एंड इसका आउटपुट जस्ट लाइक ऐसा ही आएगा, इसका आउटपुट भी। नाउ टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल से कैसे बना सकते हैं। नाउ टेक्स्ट फाइल तो आपको पता ही है कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है, ठीक है। CSV फाइल क्या होती है, वेल CSV फाइल होती है हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, ठीक है। इसमें जो हमारा डेटा होता है वो कॉमा से सेपरेटेड होता है, और अगर हम CSV फाइल को हमारे एक्सेल में खोलेंगे तो वो एक्सेल शीट में आराम से सेट होके आ जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास एज्यूम करते हैं हमारे पास data.csv करके फाइल है, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, पहले में पांडास से इसको हम रीड करेंगे, ठीक है, pandas.read_csv, ये इसका सिंटेक्स है। आप सिंटेक्स को एज इट इज याद रख लेना, बिकॉज यही सिंटेक्स रहता है, सिंटेक्स में कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। चेंज करोगे तो एरर आएगी, और क्या होगा। देन data.csv, ठीक है। नाउ अगर हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। नाउ इसमें भी हम हेड और टेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, फॉर नोइंग आर कि हमारा डेटा किस टाइप का। नाउ इसका फायदा क्या है हेड और टेल करके, जैसे कि अगर जैसे ये हमारा मान लो टॉप का डेटा है, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं ना कि हमारे पास जो डेटा के एट्रीब्यूट्स है, यानी कि कॉलम्स है,
और जो डेटा वो किस टाइप का है। ये तो चलो नॉर्मल सा भी इंफॉर्मेशन थी, बट अगर हमारे पास एनालिसिस वाला डेटा आता है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स प्रेडिक्शन, हमारे पास कुछ कॉलम्स होंगे जिसमें हमने एडवर्टाइज किया है, जैसे कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये 3 कॉलम्स हो गए जिसमें हमने एडवर्टाइज करा है कि हमने इतना बजट इसमें लगाया है एडवर्टाइजिंग में। देन हमारे पास एक कॉलम होगा सेल्स करके, जो हमें सेल्स बताएगा। नाउ अगर हम उसको पैटर्न पकड़ के, हम पैटर्न पकड़ना चाहते हैं कि कैसा चल रहा है, ठीक है, बिकॉज मोस्टली हम लोग पैटर्न करके ही कर लेते हैं अपना काम ना, कहीं कहीं पे। अगर हमारे पास 10,000 रोज है या 1000 रोज भी है अगर, तो भी हमारे लिए वो स्क्रॉल करते हुए देखना बहुत टफ होगा। बट वहीं पे अगर हम डॉट हेड लगा के टॉप 5 अगर हम रोज देख लें तो थोड़ा आइडिया बन जाएगा कि अच्छा हमारी वैल्यूज किस टाइप में जा रही हैं और उससे क्या क्या इफेक्ट आ सकता है हमारी सेल्स पे, राइट। तो इस वजह से हमारे हेड एंड टेल्स एनालिसिस के काम बहुत अच्छे से आते हैं। तभी तो पांडास एक लाइब्रेरी जो डेटा मैनिपुलेशन के भी काम किए और एनालिसिस के भी काम किए, ठीक है। नाउ आइट्रेशन, यू कैन आइट्रेट ओवर द रोज और कॉलम्स, हम आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी चीजें निकालने के लिए। ये यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम कोड बना रखा है, ठीक है, फॉर लूप लगा दिया हमने, कॉलम नेम करके इन डीएफ फ्रॉम डिक्शनरी, ठीक है, उसके हमने कॉलम निकाल दिए, जो हमने डेटा फ्रेम बनाया डिक्शनरी से, डॉट कॉलम्स का हेल्प करके हमने उसके कॉलम नेम निकाल दिए। अब हमने क्या करा, ये कॉल जो नेम है ये तो हमारे एक फॉर लूप का वो है, वेरिएबल है, ठीक है। अब हमने इससे करते करते हमने अपने आउटपुट को प्रिंट करवा दिया। हम रोज में भी कर सकते हैं। रोज क्या है, लेस एफिशिएंट होता है, बट बिकॉज हमारे पास बहुत सारी रोज हुई, ठीक है, और हमें बहुत उससे करना पड़ता है कॉशन के संग, क्योंकि हमारा डेटा खराब होने की भी चांसेस रहते हैं। अब रोज एंड कॉलम से हमारे पास ऑपरेशन क्या क्या अवेलेबल है। हम कॉलम ऐड कर सकते हैं नया, ठीक है, ऑब्वियसली हम वो चीज है। देन हम सेलेक्ट कर सकते हैं कॉलम को, हम रोज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइस करने के काम आता है ना जो। देन हम डिलीट कर सकते हैं कॉलम को, रोज को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। हेड एंड टेल फंक्शन सेम काम करता है सीरीज के तरह, तो उसमें कुछ वो है नहीं। इंडेक्सिंग वगैरह, ठीक है। स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग, नाउ जो डेटा मैनिपुलेशन का काम है उसको हम स्टाइल भी कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं कि हम कैसा डेटा रखना चाहते हैं अपना। पांडास के अंदर हम स्टाइल्स लगा सकते हैं अपने डेटा फ्रेम में फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे कि हम उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर, बैकग्राउंड, नंबर, फॉर्मेट्स एंड मोर। डॉट स्टाइल जो है ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ठीक है, जिसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो वैसे पढ़ सकते हैं। बाकी जॉइनिंग, मर्जिंग एंड कॉन्कैटिनेशन। जॉइनिंग आपको पता ही है कि हम कॉलम्स को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डेटा फ्रेम से। मेरे पास एक डेटा फ्रेम ये है, एक ये है, तो अगर मैं इनके कॉलम्स को कंबाइन कर रहा हूँ तो जॉइनिंग का काम आता है, ठीक है। एसक्यूएल के जॉइन ऑपरेशन की तरह ही काम हुआ है, ठीक है। नाउ वी हैव मर्जिंग, ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ जॉइनिंग इन पांडास, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन, नाउ कॉन्कैटिनेशन क्या होता है कि स्टैक करना डेटा फ्रेम्स को, कौन सी एक्सेस में करना है। जैसे कि एक मेरे पास डेटा फ्रेम है और दूसरा डेटा फ्रेम है, अब मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ ना, मीन्स उनको कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको कॉलम से करना चाहूँ, कौन सी एक्सेस में करना चाहूंगा, ठीक है। और वो चीज हुई। अगर हमें रोज के अलोंग करना है तो हमें एक्सेस को कहते हैं 0 रखना पड़ता है, वो डिफॉल्ट हुआ। कॉलम के करना है तो एक्सेस को हमें 1 डालना पड़ता है, जो हमारा ये आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर। नाउ इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग आर डेटा बिटवीन CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम्स। CSV फाइल और डेटा फ्रेम है, इस पर हम डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। अब CSV फाइल से हमने इंपोर्ट तो सीख लिया कि एक हमने वेरिएबल बनाया, फिर pd.read_csv, उसकी अपनी डायरेक्टरी डाल दी, हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। हम सेपरेटर को भी वेरियस पैरामीटर यूज कर सकते हैं, सेपरेटर, हेडर, रो वगैरह स्पेसिफाई करने के लिए भी चीजें। जैसे कि यहाँ पे हमने सेपरेटर कर दिया /t, हेडर 0, नेम्स वगैरह वगैरह। अब हम एक्सपोर्ट कैसे करें, इसके लिए हमारे पास मेथड होता है .to_csv, ठीक है, जो डेटा फ्रेम का मेथड है। डेटा टू एक्सपोर्ट, हमने ये डेटा लिया जिसको हमें एक्सपोर्ट करना है, ये हमने डेटा टू एक्सपोर्ट, हमने इसको डेटा फ्रेम बनाया, ठीक है। नाउ डेटा टू एक्सपोर्ट ये हमारा वेरिएबल है जो हमारा डेटा फ्रेम है, इसको हमने .to_csv हमने वो मेथड यूज करी। देन हमने अपना फाइल नेम डाला, ठीक है, इंडेक्स फॉल्स कर दिया, ठीक है। नाउ
ऐसा हेल्प करके हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ ये तो था पार्ट 1 ऑफ पांडास, ठीक है, जिसमें हमने जाना कि सीरीज डेटा फ्रेम ये क्या है, numpy का हेल्प से हम कैसे ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में। नाउ वी हैव पांडास पार्ट 2। उससे पहले पानी पी लेता हूँ। नाउ गाइस पांडास पार्ट 2 चालू करता है, ठीक है, डेटा को हम हैंडल करने के लिए। इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नाउ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? वेल, हमारे पास जो डेटा होता है ना, उसका अगर हमें डिस्क्रिप्शन निकालना है, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, IQR, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। Pandas provide convenient methods to calculate various descriptive statistics for your series and data frames, ठीक है। हमें इससे सेंट्रल टेंडेंसी पता चलती है, डिस्पर्शन पता चलता है एंड शेप ऑफ योर डेटा पता चलता है कि हमारा डेटा किस साइड को भाग रहा है या क्या चीज है, कि आउटलायर्स है नहीं है। सिंपल सा एक हम सैंपल डेटा फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। नाउ इसके हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के हम फंक्शंस का यूज करते हैं। मैक्स, वेल नाम से ही है, मैक्सिमम वैल्यू बताता है, मिनिमम, काउंट कहते हैं नॉन मिसिंग वैल्यूज जो है उनको बताता है। तो अगर हमारे पास मान लो टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 200, हमने काउंट यूज करा, हमारे पास आ रही है 170, इसका मतलब 30 मिसिंग वैल्यूज है हमारे पास। देन सम, ईच कॉलम का सम करके देता है ओवरऑल। मीन, एक कॉलम का जो है मतलब हर कॉलम्स का मीन बताता है, ठीक है। मीडियन आपको पता है, मिडल वैल्यू, एंड मोड, रेपिटेशंस वगैरह, फ्रीक्वेंट। देन वी हैव क्वांटाइल, ठीक है, which is also same as median. Now क्वांटाइल्स का हेल्प क्या होता है ना, क्वांटाइल्स जो होते हैं उनका हेल्प से हम IQR निकालते हैं, विच इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। वेल, हमारे एक रेंज होता है और एक IQR होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इन दोनों में फर्क ये है, IQR हमारे ज्यादा काम आता है बिकॉज हम IQR की हेल्प से ही एक मैटप्लॉटलिब में एक प्लॉट होता है, बॉक्स प्लॉट, हम उसको बनाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है आउटलायर डिटेक्ट करने के लिए एंड जानने के लिए कि हमारी मोस्ट ऑफ द डेटा कहाँ पे सही है, ठीक है। तो हमें आउटलायर वैसे पता चलता है नहीं कि ये आउटलायर है, फिर ये आउट, बट बॉक्स प्लॉट से हम बहुत अच्छे से आउटलायर पता कर सकते हैं। देन वी हैव STD विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन, देन वार, वेरिएंस, ठीक है। बाकी डिस्क्राइब, वेल अगर हम df.describe यूज करें ना, इससे हमें ये सब चीजें जितनी है सब एक ही टेबल बन के आ जाती है, जिसमें हमारे ये जितनी हमने ये चीजें पढ़ी इनके बारे में बता देता है। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता ही है कि एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन हुआ, ठीक है, जिससे हमारा मीन से कितना डेविएट कर रहा है हमारे स्टैंडर्ड वे में, कि हमारा जो डेटा है उसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है उससे हमारे बाकी जो डेटा पॉइंट्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी से कितना डेविएट हो रहे हैं, वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या चीज है, स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर करते हैं वो वेरिएंस हो जाता है। नाउ डेटा फ्रेम ऑपरेशंस, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अप्लाइंग अ फंक्शन टू अ ग्रुप ऑफ रोज और कॉलम्स, ठीक है, टू गेट अ सिंगल समरी वैल्यू विच इज एग्रीगेशन, ठीक है। अगर हम कोई भी एक कॉलम में एक सिंगल वैल्यू निकालने के लिए जो हम फंक्शन लगाते हैं वो एग्रीगेशन हुआ, जैसे सम, मीन वगैरह। ग्रुप बाय, ग्रुपिंग करने के लिए हो गया, ठीक है। सॉर्ट वैल्यू, सॉर्ट बाय कॉलम कहते हैं, ठीक है, हम सॉर्ट करने के लिए कि हमें असेंडिंग चाहिए वो चीज है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। सॉर्ट इंडेक्स, सॉर्ट बाय इंडेक्स, हम इंडेक्स की हेल्प से सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिलीटिंग एंड रीनेमिंग इंडेक्स, हम इंडेक्स को या तो हम डिलीट कर सकते हैं फिर रीनेम कर सकते हैं। डिलीटिंग इंडेक्स, टू रीसेट द इंडेक्स टू द डिफॉल्ट इंटीजर इंडेक्स यू कैन यूज द रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स मेथड, ठीक है। अगर मैं इस मेथड का यूज करूँ तो मैंने अगर कोई इंडेक्स बनाया है, मान लो अल्फाबेट्स को, वो बाय डिफॉल्ट मेरा 0 से लेके 1 की उसमें चल जाएगा। रीनेम करना अगर इंडेक्स को, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका पूरा प्रोग्राम है। बाकी आपके नोट्स आई जाएंगे तो आप वहां से आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली जो टॉपिक्स हमने पहले भी करे हैं उससे सिमिलर है, तो इस चक्कर में थोड़ा आगे जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है। नाउ पाइवटिंग मीन्स रीशेपिंग, ठीक है। पाइवट मीन्स रीशेप करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, अब अगर उसमें पाइवट करूँ तो मैं इसको शेप उसका चेंज कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ। लाइक मान लो ऐसे कर सकता हूँ कि 2 रोज है, 3 कॉलम है, तो मैं उसको 3 कॉलम और उसको 3 रोज और 2 कॉलम बना सकता हूँ। मीन्स दिस इज पाइवटिंग। उसका जो शेप है उसको चेंज कर देना, कि रोज को कॉलम, कॉलम को रोज बना दिया मैंने, वो पाइवट हुआ, ठीक है।
इसके 3 मेन आर्गुमेंट होते हैं, इंडेक्स, कॉलम एंड वैल्यूज। यहाँ पे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ये इसका पूरा सिंटेक्स है करने का, ठीक है। अगर आपका आईडी ही है पाइथन की तो आप इसका यूज करके अपने उसमें आउटपुट देख सकते हैं, वरना ये जो एक और वन शॉट आएगा B1 का थियोरेटिकल, उसके बाद हम जितने भी ये काम कर रखा है ना, इसके प्रैक्टिकल काम है जो कोडिंग वगैरह है, उसके ऊपर हम काम करके देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, एंड PYQs वगैरह करेंगे, बिकॉज आइडिया आना चाहिए ना कि कैसे सॉल्व करें क्वेश्चंस को। देन हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। अब हमने एक बात तो कर ली कि हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं, बट कैसे? या तो हम ड्रॉपिंग कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, या तो हम उसको पूरा हटा ही देंगे। अगर जैसे 5 कॉलम है, 5 में से एक कॉलम में मिसिंग वैल्यू है हमारी, या तो हम उसको क्या करेंगे, उस कॉलम को पूरी रो को हटा देंगे, या फिर हम उसको फिल कर देंगे अपने हिसाब से। अब अगर कोई यहाँ पे हम देख सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज आर कॉमन इन रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स एंड नीड टू बी हैंडल्ड एप्रोप्रिएटली। पांडास यूजेस नैन नॉट अ नंबर टू रिप्रेजेंट मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इज नल या फिर नॉट नल से, इसका आप डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। अब ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज, ड्रॉप एन ही कर देंगे तो हम जितना है हमारी रो पूरी गायब हो जाएगी, ठीक है, जिसमें मिसिंग वैल्यूज है। नाउ फिलिंग मिसिंग वैल्यूज, फिलना। अब हम इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, हम या तो मीन के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है, या मीडियन के बेसिस पे कर सकते हैं, एंड ये डिपेंड करता है हमारे यूज केस पे। जैसे कि अगर कोई टॉपर्स की क्लास है, ठीक है, वहां पे मोस्ट ऑफ द एवरेज मार्क्स हमारे 40 में से 35 है, ठीक है, और हमारी जो रेंज देखी हमने मार्क्स की, मिनिमम हमारे 33 गए हैं, मैक्सिमम 40 गए। अब हमें पता है कि लाइक 35 या 36 हमारी इसका एवरेज है, तो अगर मेरे को 5 वैल्यू तक मिस हो रही है तो मैं क्या करूंगा, उसको मीन के हिसाब से कर दूंगा। मुझे पता है उसकी रेंज बहुत कम है, तो आउटलायर होने के बहुत कम चांसेस होंगे कि वो लोग के मार्क्स 30 से नीचे आते हैं। हो भी सकते हैं, इट इज टोटली सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, बट ये एक तरीका होता है, तो हम मीन का यूज करेंगे, मीडियन का यूज करेंगे, बट ये भी डिपेंड करता है कि आउटलायर्स है नहीं है। अगर आउटलायर्स हैं तो हम नहीं करेंगे मीन का यूज, बिकॉज मीन बहुत इजीली आउटलायर से अफेक्ट करता है। ना फॉरवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल, ये भी एक कहते हैं हमारे पास तरीके होते हैं कि हमें फॉरवर्डली करना है फिर बैकवर्ड करना है। ना इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन MySQL डेटाबेस एंड पांडास। अब हमने MySQL डेटाबेस बनाया, हम इससे कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम पाइथन में ना एक कनेक्टर करके एक वो आता है पैकेज, हम उससे इंटरेक्ट कराते हैं अपने MySQL डेटाबेस को, ठीक है। ये लाइब्रेरी होती है MySQL कनेक्टर पाइथन या फिर PyMySQL, ठीक है। हमें इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है, पिप इंस्टॉल पाइथन, पिप इंस्टॉल MySQL पाइथन कनेक्टर, ठीक है। अब हमें इसका कनेक्शन बनाना पड़ता है, और ठीक है, एस्टेब्लिश कनेक्शन टू द MySQL डेटाबेस, ठीक है। होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह चाहिए। एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जो हमें SQL क्वेरीज को कराता है। एक सेलेक्ट क्वेरी करानी पड़ती है जिससे हम डेटा का फैच कर सके, ठीक है, हमें रिजल्ट को फैच कर सकते हैं जिससे, और एक डेटा फ्रेम बनाना पड़ता है। यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आप अपने उस पर ट्राई कर सकते हैं। नाउ ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, जिनके पास पाइथन IDE इंस्टॉल है वो ये प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं अपने उसमें, वरना मैं इसको ट्राई करके दिखाऊंगा एक बार। अब एक्सपोर्ट कैसे करें डेटा पांडा से SQL में, ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आइए उसका एक सिंटेक्स दे रखा है कि कैसे काम करता है। अब लार्जर जो डेटा फ्रेम होता है उसमें कहते हैं ज्यादा एफिशिएंट ये हो कि हम इसका यूज कर ले, ठीक है। अगर हमारे डेटाबेस में ये कनेक्टर अवेलेबल है हमारे पाइथन वर्जन में, या फिर हम बल्क इंसर्ट को बनाए ताकि हम नंबर ऑफ इंटरेक्शन कम कर सके, जैसे कि हम एक बहुत सारा बल्क में एक बार में अगर डेटा इंसर्ट कर पाए तो हमारा फायदा होगा, एफिशिएंट होगा। वरना हम बार बार 10 रो अभी कर रहे हैं, फिर 10 अभी कर रहे हैं, फिर 100 कर रहे हैं, फिर 50 कर रहे हैं, फिर 10 कर रहे हैं। ऐसे में अगर हमारे पास 1000 रोज है, 10,000 रोज है, तो वो एफिशिएंट नहीं हो। बट वहीं पे 1000 रोज है फॉर एग्जाम्पल, हम बल्क में कर रहे हैं कि 200 300 रोज कर रहे हैं एक बारी में, तो हमारे पास फायदा होगा कि हमारे नंबर ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाएंगे। नाउ गाइस मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास आता है मैटप्लॉटलिब, जो हमारा 4th टॉपिक है, ठीक है, B2 का, सेक्शन B2 का। मैटप्लॉटलिब हमारे डेटा विजुअलाइजेशन के काम आता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास डेटा है टेबलर फॉर्म में, तो ठीक है, हमारा काम करने का काम होता है। बट अगर आपको क्लाइंट में दिखाना है, ठीक है, अपने बिजनेस में कि यार चल क्या रहा है, एक नॉन टेक्निकल पर्सन को दिखाना, अब उसको डेटा दिखा दोगे, टेबल दोगे, उसको टाइम लगेगा समझने। एंड मेन हमारा काम होता है कि नॉन टेक्निकल पर्सन को समझाना,
ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ग्राफ इज द बेस्ट वे कि हम कैसे समझा सकें, राइट। जैसे कि हमारे पास मैटप्लॉटलिब की एक लाइब्रेरी होती है, और भी लाइब्रेरी आती है जैसे सीबॉन होती है, एंड यहाँ पे हम मैटप्लॉटलिब की बात करेंगे जिससे हम बहुत चीजें बना सकते हैं। नाउ पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, हम प्लॉट कर क्यों रहे हैं, पहली बात विजुअलाइजेशन, एक्सप्लोरेशन, कम्युनिकेशन, एनालिसिस। हम विजुअलाइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को, और यकीन मानो विजुअलाइज करके बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करना इजी होता है। जैसे कि अगर मैंने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, 10 पेजेस के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, उसको पढ़ने में मेरे को क्या होगा, रोज पन्ने पलटने पड़ेंगे। वहीं पे अगर मैं उन 10 पेजेस के नोट्स का एक फ्लो चार्ट बना सकूं या माइंड मैप, वो मेरे लिए उससे ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज उससे मैं आराम से मेन जो पॉइंट्स है उनको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ठीक है। वो विजुअलाइजेशन पार्ट हुआ, क्योंकि माइंड मैप बनाया कि हमारा क्या टॉपिक है, यहाँ से हमने क्या चीजें कनेक्ट करी, ठीक है। ग्राफिकल वे, एक्सप्लोरेशन टू एक्सप्लोर डेटा, आइडेंटिफाई आउटलायर्स एंड गेन इनिशियल इनसाइट। हम इससे भी बहुत अच्छे इनसाइट पता कर सकते हैं, ठीक है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वगैरह, रिलेशन क्या है हमारे वेरिएबल्स के बीच में, कि हमारा एक से दूसरा क्या इफेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है, या इफेक्ट ही नहीं है। कम्युनिकेशन, ठीक है, अपने रिपोर्ट्स को या फिर प्रेजेंटेशन को, पब्लिकेशन वगैरह अपने इनसाइट्स है, अपने जो हमने चीजें पता करी उनको कम्युनिकेट करने के लिए। एनालाइज, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसेस में बहुत काम आता है, ठीक है। नाउ हम मैटप्लॉटलिब का यूज कैसे करें? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन लाइन प्लॉट हम कैसे बनाएं? लाइन प्लॉट हमारा यूज क्या होता है? डिस्प्ले ट्रेंड्स ओवर टाइम और कंटिन्यूस डेटा जो होता है उसके लिए हम लाइन प्लॉट का यूज करते हैं। ये उसकी कोडिंग है, ठीक है। अभी आप कोडिंग को वैसे समझ लीजिए कि कैसे काम कर रही है। इसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा ना कि प्रैक्टिकल नमपाई, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब, इसका प्रैक्टिकल जरूर आएगा, एसक्यूएल का भी, ताकि पता चल सके कि एक्चुअली काम कर कैसे रहा है। बाकी आई विल बी वेरी ग्लैड कि अगर आप लोग खुद से भी ट्राई करके बता सके कि अच्छा ऐसे हो रहा है, फिर वो चीज हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव लाइन ग्राफ, आपको पता ही है कि सिंपल सा एक ग्राफ होगा, उसमें लाइन से जा रहा होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस। देन वी हैव बार ग्राफ, इसमें बार्स बनी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, हमारी मर्जी है कि हम कैसे टाइप में शो करना चाहें। यूज टू कंपेयर कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है, एक कैटेगरीज होंगी, उसमें कितनी मोड है जहाँ पे, वहां पे काम आ जाता है, ठीक है। देन वी हैव हिस्टोग्राम, यूज टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ये उसका कोडिंग है पूरी, ठीक है। देन वी हैव पाई चार्ट आपको पता ही है कि पाई होगा, उसमें कहते हैं कितने परसेंट में हमारा ये कैटेगरी ले जा रही है डेटा, उसके लिए हुआ। देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सिमिलर टू अ हिस्टोग्राम बट इंस्टेड ऑफ बार्स इट यूजेस पॉइंट्स कनेक्टेड बाय लाइन सेगमेंट, ठीक है। हिस्टोग्राम की तरह होता है, हिस्टोग्राम में क्या होता है ना, बार्स बने होते हैं, ठीक है, डेटा दिखाने के। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बार्स नहीं, बस एक कनेक्टेड लाइन सेगमेंट्स होती है। नाउ बॉक्स प्लॉट, वेल इसी की मैं बात कर रहा था, जो हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्शन की हेल्प से हम करते हैं। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, या फिर हम सिंपल कहें बॉक्स प्लॉट, ठीक है। अब इसका नाम विस्कर क्यों पड़ा? वेल, फर्स्टली इसमें एक बॉक्स होता है, ठीक है, देन उसके दो स्टैंड्स निकले होते हैं, लाइंस टाइप के निकले, उसके देन दो वर्टिकल लाइंस बनी होती है, ठीक है। अभी ऐसे करके बता रहा हूँ मैं, इसका मैं आपको दिखाई देता हूँ कैसे होता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बॉक्स प्लॉट, ठीक है, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी। वेल, यहाँ पे ना ये हमारा बॉक्स हो गया, दिस इज द विस्कर, इस चीज को हम विस्कर कहते हैं, ठीक है। ये हमारी विस्कर हो गई। अब विस्कर का आपको मतलब पता है, जो कैट की विस्कर नहीं होती, इससे निकली हुई, तो ये भी उसी के काम आता है। नाउ IQR की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये डेटा होता है, ये होता है 50% डेटा, और उसका जो IQR की रेंज होती है वो यहां से लेके यहां तक होती है, ठीक है। तो अगर जो डेटा पॉइंट मान लो यहां पे आ रहा है, ठीक है, जो इस विस्कर से बाहर के डेटा पॉइंट, जैसे ये दो हो गए और एक ये हो गया, ये होते हैं हमारे आउटलायर। जो इसके अंदर पे ही आउटलायर्स नहीं होते, क्योंकि IQR की रेंज के अंदर आते हैं। ये IQR की रेंज मान लो इतनी, ठीक है, इजी। ये उसकी कोडिंग है। Now we have a scatter plot used to visualize the relation between two continuous variables.
अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनके बीच कैसा रिलेशन है वो बताने के लिए हमारे पास स्कैटर प्लॉट होता है। नाउ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते क्या है? वेल, जब हमारे डेटा की वैल्यूज हमारे डेसिमल्स में जाते रहती है, ठीक है, जैसे टाइम है 1 पॉइंट समथिंग समथिंग सेकेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, उसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती ना, और CGPA है 0 से 10 रेंज होती है, बट 8.75 7.469 ऐसी भी वैल्यूज होती हैं। ऐसा तो होता नहीं कि 1 है 2 है 3 है, वो भी हो सकता है, बट पॉइंट में भी आती है ना, वो कॉन्टिन्यूस आ जाता है हमारा, वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। तो अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, यानी कि 2 कॉलम्स हैं जिनकी वैल्यूज कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, उनके बीच अगर हमें रिलेशन बताना है कि कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए हम स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं। अगर अब हम अपने प्लॉट्स को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, यानी कि कलर चेंज, लाइन स्टाइल, उसकी ये कोडिंग हुई, ठीक है, आप देख सकते हैं, मार्कर स्टाइल, ठीक है, लाइन विड्थ कितनी होनी चाहिए, लेबल्स लगाना है, यानी कि एक्स पे जो आता है लिखा हुआ, वाई पे जो आता है लिखा हुआ, लेजेंड वगैरह, ठीक है। नाउ गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर सेकंड लास्ट टॉपिक, व्हिच इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। वेल, जस्ट लाइक SQL, हमने इसको भी सेक्शन ए में कर रखा है, तो इसमें खाली बस ये है, येलो नोट्स में थोड़ा डिटेल में दे रखा है, ठीक है, पढ़ने की आसानी होगी। नाउ सबसे पहले नेटवर्क्स 3 टाइप के, लैन, मैन एंड वैन, ठीक है, आपको बता ही रखा है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, कनेक्शन के काम आता है ताकि डेटा हम शेयर कर सकें, जैसे कि ऑनलाइन जो आजकल चलता है इंटरनेट वगैरह। लैन हो गया हमारा, कनेक्ट कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, ऑफिस वगैरह, स्कूल, होम वगैरह, ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं, ठीक है। वैसे मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, लैन से ज़्यादा कवर करता है, जैसे सिटी वगैरह, फिर मेट्रोपॉलिटन रीजन, ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिटी वाइड वाईफाई नेटवर्क या फिर टेलीविजन वगैरह, केबल वगैरह ना। देन वैन ऑफन कंट्रीज वगैरह, कॉन्टिनेंट्स वगैरह होता है, ठीक है, ठीक, इसमें टिपिकल इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग मल्टीपल लैन्स और मैन्स को कनेक्ट करके ये वैन बनता है। नाउ वी हैव नेटवर्क डिवाइसेस, ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। मॉडेम क्या होगा, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। देन वी हैव हब, ठीक है, जो एक सिंगल नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है ना, लैन। लैन में जो हम कनेक्शन के लिए एक जो डिवाइस होगा सिंगल, वो हुआ हब, ठीक है। स्विच क्या हुआ, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल नेटवर्क्स को, कंप्यूटर्स को इन अ लैन, ठीक है, क्योंकि स्विच जो होता है ना वो मैक एड्रेस के उसमें काम करता है और हब नहीं करता। बाकी मैक एड्रेस आपको बताइए हार्डवेयर का जो एक एड्रेस होता है, ठीक है। नाउ वी हैव रिपीटर की डिस्टेंस अगर हमारी जितनी हो रही है उसमें अगर सिग्नल वीक पड़ रहा है तो हम रिपीटर की हेल्प से उसको बढ़ा सकते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। जैसे कि लेयर फर्स्ट फ्लोर है, थर्ड फ्लोर तक अगर सिग्नल कम आ रहे हैं तो उसमें हम रिपीटर लगा सकते हैं सेकंड फ्लोर पे ताकि वो सिग्नल बढ़ जाए। देन वी हैव रूटर, ठीक है। देन वी हैव गेटवे, जो एक नेटवर्क नोड होता है कनेक्ट करने के लिए एंट्री पॉइंट एक दूसरे के लिए। नाउ वी हैव नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार बस, ट्री मैश, जिसको हमने पहले ही पढ़ लिया था। इसके एडवांटेज एंड एडवांटेजेस भी लिखे हैं, इजी टू इंस्टॉल होता है, ठीक है, ट्रबल शूट वगैरह। डिसएडवांटेज भी है कि स्टार में एक खराब हो गया तो बाकियों में भी दिक्कत आ जाती है, एक्सपेंसिव हुआ स्टार तो। बस टोपोलॉजी, ठीक है। देन वी हैव ट्री, देन मैश। नाउ इसमें नया टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ठीक है। URL, www and its application, web, email, chat and VoIP. Introduction to Internet. Internet is a global system of interconnected computer networks, ठीक है, जो हम आजकल यूज करते हैं। स्टैंडर्डाइज इंटरनेट प्रोटोकॉल हुआ कि हम स्टैंडर्ड वे में जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो चीज़ हुई, ठीक है। TCP एंड IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट वगैरह, इसका जो इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हुआ, ठीक है। बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला के जो हमें वो होता है हमारा। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप वीडियो एक्सेस कर रहे हो यूट्यूब के थ्रू, वो एक इंटरनेट का ही हुआ, ठीक है, काम। देन वी हैव यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, किसी एड्रेस को बताता है वेबसाइट वगैरह का URL जो हुआ, ठीक है। आर टिपिकल URL हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। प्रोटोकॉल, क्या प्रोटोकॉल है, ठीक है, मतलब किस टाइप का है, HTTP है या फिर HTTPS है। इन दोनों फर्क ये होता है कि सिक्योरिटी के संग आता है ज़्यादा, या FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह। होस्ट नेम या डोमेन नेम आता है, ठीक है, जैसे कि www.google.com या फिर समथिंग ऐसा कुछ एग्जाम्पल वगैरह। देन पाथ आता है कि कर क्या रहे हैं, मतलब जैसे हमने यूट्यूब करा तो यूट्यूब में क्या हुआ, https डॉट
www.youtube.com, देन फिर जो स्लैश लगा के आता वीडियोस या फिर हमने जो चैनल खोला है ना, पाथ में कभी चेक करना ऊपर पे, तो वो चीजें ये होती है पाथ की, हम चीज क्या कर रहे हैं अभी। देन ऑप्शनल भी, ये ऑप्शनल चीजें होती है पोर्ट, क्वेरी पैरामीटर एंड फ्रेगमेंट वगैरह, ये ऑप्शनल चीज हुई, ठीक है। देन वी हैव www, वर्ल्ड वाइड वेब, अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड hypertext documents, web pages that are accessed via the internet, often mistakenly used interchangeably with the internet, but the www is just one of the many services that run on the internet infrastructure. It is one of the services. www एक सिंगल सर्विस है जो इंटरनेट के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। इसमें हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे वेब पेजेस, उनको कनेक्ट करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। तो वेब पेजेस जितने सारे हैं वो जब कनेक्ट होकर एक वेबसाइट बनती है ना, उसी के लिए हुआ। एप्लीकेशन, इंटरनेट सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। जो हम इंटरनेट के थ्रू जो वॉइस कॉल्स वगैरह करते हैं वो वीओआईपी हुआ, जैसे कि आजकल हम इंस्टा वगैरह से कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू होता है ना, तो वीओआईपी हुआ वो चीज। देन अदर जो चीजें वो फाइल शेयरिंग, ऑनलाइन गेमिंग, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया एंड मैनी मोर। देन वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट क्या होती है? ये होती है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर डिजिटल एसेट्स, ठीक है। हम वेब पेजेस बहुत सारे जो हम बना रहे हैं, ठीक है, इमेजेस हुआ, हमारे जो बाकी जो चीजें हुई नॉलेज वाली चीजें, इमेजेस, वीडियो, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हुए जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, उससे हमारी वेबसाइट बनती है, जिसका हम एक कॉमन डोमेन से उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल डोमेन कुछ भी, जैसे गूगल के एग्जांपल ले लो। नाउ वेबसाइट और वेब पेज में क्या फर्क है? वेब पेज जो होता है वो सिंगल HTML डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमने फॉर्मेट से कुछ ना कुछ छोटी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है। वेबसाइट क्या होता है? वो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है इन सारे चीजों का, मतलब बहुत सारे जब वेब पेजेस कनेक्ट हो रहे हैं वो हमारा वेबसाइट बनाता है। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक मीन्स अ वेब पेज विथ कंटेंट दैट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल यूजर्स, ठीक है। जैसे विकिपीडिया है, उसमें अगर मैं कुछ चीज सर्च करूंगा, आप भी सर्च करोगे, वो सभी के लिए सेम है, वो स्टैटिक हुआ ना। वहीं पे डायनेमिक क्या हो, जो चेंज करते रहते हैं। जैसे कि हम जान सकते हैं सोशल मीडिया, मेरा इंस्टाग्राम की फीड जो है और आपकी इंस्टाग्राम की फीड है बहुत डिफरेंट होगी। हाँ, कॉमन कुछ हो सकता है, कहीं पे मीम्स वगैरह या फिर कुछ आ रहा है टेक्नोलॉजी वाला चीज, बट वो डायनेमिक हो बिकॉज वो इंटरेक्ट होता है, मेरे इंटरेक्शन से चेंज हो रहा है, आपके इंटरेक्शन से अपने हिसाब से चेंज हो रहा है ना, तो वो चीज डायनेमिक होती है। स्टैटिक जो सभी के लिए सेम रहता है। वेब सर्वर, a computer system that host websites and delivers web pages to users, ठीक है। वेब सर्वर वही है जो होस्टिंग के काम आता है, जो होस्ट करता है वेबसाइट्स को। इसके एग्जांपल वेब सर्वर के आपके पास है अपाची है, ये सब वगैरह, ठीक है। होस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट, वेल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ वेबसाइट एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है। पहली चीज तो ये है, हमें बहुत सारी वेबसाइट्स की फाइल को एक वेब सर्वर में बनाना पड़ता है कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट के लिए। ये उसके स्टेप्स आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली रेंट स्पेस ऑन अ वेब सर्वर फ्रॉम अ वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। मोस्टली जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि एक सिंगल क्रिएटर या फिर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज वगैरह, ये क्या करती है ना, रेंट पे लेती है डोमेन्स को, वेब सर्वर्स, ठीक है। डोमेन्स को पहले वो खरीदते हैं, पहली बात तो ये हुआ। दूसरा, वेब सर्वर्स में ये वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, उनसे रेंट पे मांगती है पहले सर्वर। हमारा बहुत सारी टाइप की होस्टिंग अवेलेबल है, शेयर्ड, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स, ठीक है, डेडिकेटेड सर्वर एंड क्लाउड होस्टिंग, ईच ऑफरिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोल एंड स्केलेबिलिटी। क्लाउड होस्टिंग जो होती है ना, आजकल जैसे आपको पता होगा कि हम ऑनलाइन अपने वेबसाइट में गेम खेल सकते हैं जो क्लाउड के थ्रू चलते हैं ना, कि आपके मोबाइल में आप GTA खेल पा रहे हैं, जो क्लाउड गेमिंग कहते हैं जैसे एक चीज को, या फिर हम क्लाउडली कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहे हैं, वो क्लाउड होस्टिंग हुई। कि आपके पास वो चीजें नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, बट आप इंटरनेट के थ्रू उस हार्डवेयर की चीजें और सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास हार्डवेयर नहीं है वो सॉफ्टवेयर चलाने का, आप इंटरनेट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। द वेब ब्राउजर, सभी को पता है वेब ब्राउजर क्या हुआ, ये हमारा ब्रेव, गूगल क्रोम वगैरह, ये सब वेब ब्राउजर हुए, ठीक है। कॉमनली यूज वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, बट हाँ क्रोम हमारा यूज करते हैं ये लोग। माइक्रोसॉफ्ट एज आजकल ये भी चल ही रहा है, ओपेरा हो गया, ठीक है, एंड ब्रेव वन ऑफ द ब्राउजर विच आई ऑल्सो यूज। ब्राउजर की सेटिंग्स होती है, ये होम पेज हो गया, डिफॉल्ट सर्च इंजन हो गया, हिस्ट्री वगैरह, ठीक है, बुकमार्क्स, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स, अपीयरेंस,
ठीक है, थीम वगैरह, फॉन्ट वगैरह, एंड देन डाउनलोड लोकेशन की कहाँ डाउनलोड करना। एड ऑन्स एंड प्लगइन्स। एड ऑन्स क्या होते हैं कि हमारे एक्सटेंशंस होते हैं जो हम अपने ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स लगाते हैं अपने ब्राउजर पे, ठीक है। जैसे कि हम एड ब्लॉकर लगाते हैं यूट्यूब में चलाने के लिए, एड देन वी हैव आल्सो नोट टेकिंग या फिर वॉल्यूम इंक्रीजर लगाते हैं जो ना, वो सभी क्या होता है हमारे एड ऑन्स हुए। प्लगइन्स क्या हुए, हिस्टोरिकली यूज्ड टू एम्बेड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कंटेंट एट द ब्राउजर कुड हैंडल नेटिवली, ठीक है। यानी कि ब्राउजर जो चीज वैसे हैंडल नहीं कर सकते हैं खुद से, हम उसको एक सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए प्लगइन्स लगाते हैं। मैनी प्लगइन्स फंक्शनैलिटीज हैव नाउ बीन इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्राउजर। पहले बहुत सारे फंक्शंस ऐसे थे जो ब्राउजर में नहीं होते थे, तो हम प्लगइन्स का यूज करते थे। बट आज के टाइम पे मोस्टली हर फंक्शन जो होता है वो पहले से आ जाता है, तो प्लगइन्स उतने यूज होते नहीं है। बट हाँ, ये एक्सटेंशन या एड ऑन जो है ये यूज बहुत होते हैं अभी भी। कुकीज, स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट वेबसाइट स्टोर ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर थ्रू देयर वेब ब्राउजर। कुकीज सर्व वेरियस पर्पसेस, रिमेंबरिंग लॉगिन इंफॉर्मेशन, ट्रैकिंग यूजर प्रेफरेंस, मेंटेनिंग शॉपिंग कार्ट्स, वेबसाइट एनालिटिक्स वगैरह वगैरह। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक विच इज सोशल इम्पैक्ट्स, या फिर हमारे सिलेबस में लिखा होगा सोसाइटल इम्पैक्ट्स, ठीक है, एक ही बात है। यानी कि हम जो ऑनलाइन सोशल इम्पैक्ट्स का एक सिंपल सा मीनिंग ये है, हमारी सोशल जो लाइफ है ऑनलाइन में, ठीक है, इंटरनेट में, हम उसमें क्या क्या चीजें हमें इम्पैक्ट कर सकती हैं हमारी तरफ से भी एंड उनकी तरफ से भी, वो चीज सोशल इम्पैक्ट्स हुई। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स वगैरह, एटिकेट्स फॉर नेट सर्फिंग एंड फॉर कम्युनिकेटिंग थ्रू वगैरह वगैरह। नाउ डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? वेल सिंपली बात करें, अगर मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, मैं उसमें कोई पोस्ट लाइक करता हूँ एंड आपके पास वो पोस्ट आती है, आप देखते हो कि मैंने लाइक करी है वो चीज, लाइक्ड बाय मेरा नाम आ रहा है, इसका मतलब वो डिजिटल फुटप्रिंट है, ठीक है। जो मेरे एक्शंस हो रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं एंड वो एक्सेस हो सकते हैं, वो डिजिटल फुटप्रिंट है। जैसे यहाँ पे डेटा कलेक्टेड विदाउट योर डायरेक्ट एक्शन सच एज योर आईपी एड्रेस और लोकेशन, ये भी चीज हुई। बाकी डिजिटल फुटप्रिंट ये भी चीज होती है कि हम जो कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन परचेज करा, उसका डेटा जो जा रहा है, सोशल मीडिया पे हमने पोस्ट वगैरह करी, वो डेटा जा रहा है। पैसिव, ये पैसिव वाला हुआ कि मेरा आईपी एड्रेस जो स्टोर हो रहा है, फिर मेरी जो लोकेशन डिटेल्स हो रही है, जैसे गूगल मैप है वो हमारी लोकेशन डिटेल स्टोर कर लेता है लोकली कि अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो वो चीज़ हमारा पैसिव हो रहा है, मतलब खुद ब खुद होता है। एक्टिव जो होता है वो सोशल मीडिया पोस्ट, कमेंट्स, ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह, ठीक है। तो अगली बार से सोशल मीडिया पे कमेंट करने से पहले सोचना, डार्क ह्यूमर कर रहे हो, आपका डिजिटल फुटप्रिंट भी छूट रहा है, इसलिए फेक अकाउंट बनाओ। जस्ट किडिंग, फेक अकाउंट यूज नहीं करना चाहिए। नाउ एटिकेट्स, नेट सर्फिंग, या हम किससे बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारे पास एटिकेट्स होने चाहिए इंटरनेट के, कि बी रिस्पेक्टफुल, अवॉइड ऑफेंसिव लैंग्वेज, पर्सनल अटैक्स एंड हैरेसमेंट। आई नो बहुत सारे ऐसे होंगे जो आजकल यही करते हैं ठीक है, कि यू नो सम स्लर्स वगैरह बोलना, रेशियल स्लर्स हो गए या रेसिज्म वगैरह, फिर किसी को यू नो ऑफेंसिव चीजें बोलना, वो सब अवॉइड करना हो चाहिए। वैसे तो नेट एटिकेट्स हुए, मेरे दोस्त लोग कुछ और ही बोलेंगे मेरे से। नाउ थिंक बिफोर यू पोस्ट। वेल समटाइम्स ऑनलाइन में ही रहता है ना कि आपने कुछ चीज पोस्ट कर दी, आपके हिसाब से गुड थी, बट किसी कम्युनिटी, रिलीजन या समथिंग लाइक दैट, इंडिविजुअल्स को वो चीज अच्छी नहीं लगती, तो हमें कभी कभी जो सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, वो सोच समझ के बहुत पोस्ट करते हैं कि लाइक उनका, क्योंकि उनका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, वो किसी चीज को नहीं पोस्ट कर सकते बिकॉज उनको पता है उनकी ऑडियंस कम उम्र के बच्चों से भी लेके बड़े उम्र भी हो सकते हैं, चाहे बड़े भी होगा, सिंपल होगा, तो भी वो नहीं डाल सकता हर चीज कंटेंट, वरना फिर वो दिक्कत दे सकता है, ठीक है। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी की, अदर बाकी लोग की प्राइवेसी वगैरह की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। किसी और की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करो। यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज वगैरह। फॉलो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक गाइडलाइंस की, प्लेटफॉर्म की कुछ गाइडलाइंस होती है, आप एक्सप्लिसिट कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकते, अनएक्सेप्टेबल पिक्स वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। बी वेयर ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि हम क्या चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या नहीं। व्हाट माइट बी एक्सेप्टेबल इन वन ऑनलाइन कम्युनिटी माइट नॉट बी इन अनदर। जैसे कि लोग डिस्कॉर्ड वगैरह बहुत यूज करते हैं, ठीक है, उसके जो पोस्ट होती हैं लोग, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई जरूरी नहीं है कि वो इंस्टाग्राम में भी कम्युनिटी सपोर्ट करेगी, बिकॉज वहाँ की कम्युनिटी पूरी अलग है, यहाँ की पूरी अलग है। सेम वैसे ही होता है कि हर चीज की कम्युनिटी बनी होती है। नाउ एक और चीज, अगर आप किसी का कंटेंट से इंस्पायर्ड हो रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट भी देना चाहिए, बिकॉज किसी और ने ओरिजिनल कंटेंट है ना, तो वो चीज भी है।
Data protection. This involves the practices and legal safeguards to secure personal information from unauthorized access, use, disclosure, alteration और destruction. ठीक है, डेटा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जिसमें हम लीगल सेफगार्ड्स वगैरह अपने डेटा को बचाने के लिए, लॉफुलनेस, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, प्रोसेसिंग डेटा लीगली, ऑनेस्टली एंड विथ क्लियर इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल्स, पर्पस लिमिटेशन, ठीक है, डेटा मिनिमाइजेशन, एक्यूरेसी एंड स्टोरेज लिमिटेशन, ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से. नाउ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड देयर वायलेशन. आईपीआर रिफर्स टू लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट क्रिएशंस ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशन, लाइब्रेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स. लाइक मान लो मैं कुछ आर्ट बना रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग वगैरह बना के मैंने रख दी, उसको ऑनलाइन पब्लिक कर दिया मैंने. अब जो मेरा ये है प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसके राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो आईपीआर के अंदर आते हैं, ठीक है, कि मैंने ही बनाया, अगर मेरे ये चीज को कोई कॉपी करके सेल कर रहा है तो उस चीज का क्रेडिट हर चीज मेरे को मिलना चाहिए, बिकॉज वो मेरे राइट्स में आता है. बट अगर वो नहीं मिल रहा है और वो अपना क्लेम कर रहा है तो मैं उसके ऊपर सू कर सकता हूँ कि लाइक अच्छा यू आर डूइंग लाइक दिस. पेटेंट हुआ, ठीक है, प्रोटेक्ट इन्वेंशंस की, अगर मैंने किसी चीज को पेटेंट कर दिया तो वो उसको कोई और यूज नहीं कर सकता. कॉपीराइट्स, अगर मेरा ओरिजिनल वर्क है किसी और ने कॉपी करके अपने इसमें यूज करा, मैं उसको कॉपीराइट डाल सकता हूँ, जिसमें फाइन वगैरह बहुत चीजें होती हैं. ट्रेडमार्क, ठीक है, ब्रांड नेम्स या लोगोज जो होते हैं वो ट्रेडमार्क कर देते हैं ताकि कोई और यूज ना कर सके. इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है. नाउ प्लेगरिज्म, लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट्स. प्लेगरिज्म क्या होता है? समवन एल्स वर्क या आइडियाज को अपना बताते हैं और हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन. मतलब मैं किसी और का आइडिया है उसको बोल दे रहा हूँ, किसी ने कोड बहुत अच्छा कोड बोला पब्लिक, बट उसकी रीच नहीं है, उसकी मान लो 100-200 की रीच है, मेरी बहुत ज्यादा है, और मैंने उस चीज को यूज कर लिया कोड और वो बहुत इंपैक्ट डाल दिया. अब मैं उसको क्रेडिट नहीं दे रहा कि मैंने कहाँ से सोर्स था, ठीक है, या तो मेरे को कंप्लीट क्रेडिट नहीं पता तो अलग चीज है, बट अगर मेरे को क्रेडिट पता है और मैं उसको क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ, उसको नहीं बता रहा हूँ कि अच्छा ये इसकी उससे आया है किसी और के वर्क को, तो वो प्लेगरिज्म में आता है. कॉपीराइट किसी और के उसको क्रिएटर है, ओरिजिनल वर्क की ऑथरशिप जो है उसके परमिशन के बिना हम उसको यूज कर रहे हैं. लाइसेंसिंग जो परमिशन हुई, ठीक है, कि अच्छा मैं तुम्हारा एक काम यूज कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं टी सीरीज का म्यूजिक यूज करना चाहूँ तो मेरे को लाइसेंस मांगना पड़ेगा उनकी. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड, स्टडीड, मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन विदाउट रेस्ट्रिक्शन, वो होते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स. फ्री मतलब कोई पैसे की जरूरत नहीं, ओपन सोर्स मतलब उसका जो सोर्स कोड है वो कंप्लीटली अवेलेबल है सभी के पास, मतलब उसको आप एक्सेस कर सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो. इस फ्री एंड ओपन सोर्स का जो एग्जांपल है वो है पाइथन. वो फ्री भी है पहली चीज, उसको इंस्टॉल करने को भी पैसा नहीं है, एंड ओपन सोर्स उसका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल है. तो अगर आप उसकी हेल्प से अपने कुछ इन्वेंशन बनाना चाहे, कुछ लैंग्वेज बनाना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है. नाउ साइबर क्राइम लॉज एंड उसका वो चीज. साइबर क्राइम क्या होता है? क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट को, और वो साइबर क्राइम के अंदर आता है. साइबर लॉज, जो लॉज इनेक्टेड टू एड्रेस साइबर क्राइम एंड रेगुलेट ऑनलाइन एक्टिविटीज, ठीक है, जो साइबर लॉज हुए हमारे की, अच्छा ये ब्रेक करेंगे तो साइबर क्राइम के अंदर आ गया. ऑब्वियसली हैकिंग दो टाइप की होती है, एथिकल एंड अनएथिकल, ठीक है. एथिकल तो वो तो ठीक है, वो तो गुड वे वाली हैकिंग हुई. अनएथिकल मीन्स जो डेटा हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी का हैक करके, उसको हम ब्लैक मार्केट में सेल वगैरह करना है, फिर उसका एक्सप्लॉइट करना, वो चीज हुआ, ठीक है. अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और कंट्रोल ओवर कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क विथ मैलिशियस इंटेंट, ये होता है क्रैकिंग या फिर अनएथिकल, ठीक है. एथिकल हैकिंग क्या होता है? वो लेजिटिमेट प्रैक्टिस होता है, ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम जो होता है वो लेजिटिमेट अगर करवा रहे, गवर्नमेंट जैसे करवा रहे, वो एथिकल हैकिंग में आया. बट यहीं पे अगर कोई एनोनिमस पर्सन नासा या फिर टेस्ला वगैरह किसी में हैक करके उनके डेटा से उनको ब्लैकमेल वगैरह कर रहा है, या फिर मतलब उसको मैलिशियस इंटेंट है, कुछ अच्छे इरादे नहीं है, नेक इरादे नहीं है, तो वो अनएथिकल में आया, वो हैकिंग हुई, ठीक है. फिशिंग, अ टाइप ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड वेयर क्रिमिनल अटेम्प्ट टू डिसीव इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है. और फिशिंग वगैरह मतलब कैट फिशिंग वगैरह चलता है कि लाइक लोग अपने आपको कुछ और ही बता रहे हैं ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, या उनका ट्रस्ट लेते हैं, देन उनको स्कैम करते हैं, वो चीज. साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट दैट टेक्स प्लेस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन किसी को बुली वगैरह करना, वो साइबर बुलिंग, वो सिंपल सा वो है.
ओवरव्यू ऑफ इंडियन आईटी एक्ट, जो आप पढ़ सकते हो खुद ही, यहाँ पे लिखे हैं पूरा सब चीज, ठीक है। साइबर क्राइम को प्रिवेंट कैसे करें, हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बी कॉशियस ऑफ सस्पिशियस ईमेल्स एंड लिंक, ठीक है। कीपिंग सॉफ्टवेयर अपडेटेड, एंटीवायरस एंड एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या शेयर कर रहे हो या फिर क्या चीज कोई शेयर कर रहे हो उसके बारे में ध्यान रखना, और वगैरह वगैरह। नाउ ई वेस्ट, हैजर्ड्स एंड मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, बैटरी, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ये होते हैं हमारे ई वेस्ट में आते हैं। इनके अंदर हैजर्डियस मटेरियल्स होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, लेड, मरकरी, कैडमियम, ठीक है। या फिर हैजर्डियस होता है ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ठीक है, जो सॉइल में और वाटर में जाकर कंटेमिनेट कर सकता है अर्थ को, एनवायरमेंट को, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, इन अगर टॉक्सिन्स का वो हो, पढ़ सकते हैं इसके बारे में, यहाँ पे पूरा लिखा है। मैनेज कैसे करें ई वेस्ट को, रिड्यूसिंग जनरेशन, ठीक है, रीयूज करना, रिसाइकलिंग करना, रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल, ठीक है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, ठीक है, इनका यूज करके हम मैनेज कर सकते हैं अपने ई वेस्ट को, ठीक है। नाउ अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। हम इतनी टेक्नोलॉजी तो आ गई है आज के टाइम पे कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो इनका इफेक्ट भी तो पड़ेगा ही अगर हम उनको लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो इफेक्ट क्या है। आई साइड में इफेक्ट आता है, मेरे से मत कहना, ठीक है, मेरी दूर की नजर खराब है, पास की नहीं है, ठीक है। देन डिजिटल आई स्ट्रेन बढ़ता है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो जाता है कि ड्राई आइज होती है, ब्लरी हो जाती है, हेडेक्स आता है, शोल्डर नेक पेन होता है, और या स्लीप डिस्ट्रप्शन हो जाता है कि ठीक है, जो हमारी स्क्रीन से कहते हैं ब्लू लाइट निकलती है, उससे हमें स्लीप पैटर्न हमारा खराब हो जाता है, जो रात के 1-1, 2-2 बजे तक जगते हो सभी लोग। मैं अच्छे इंसान की तरह जल्दी सोता हूँ, ऐसी बात नहीं है ना। पोटेंशियल लॉन्ग टर्म विजन प्रॉब्लम्स, ठीक है, अगर यही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे कि रात के 2 बजे तक स्क्रीन के सामने रहना, वो ब्लू लाइट विदाउट हैविंग एक्सटर्नल लाइट, ठीक है, देन रजाई के अंदर जो करते हैं मोबाइल में चैटिंग वगैरह, तो वो अगर लॉन्ग टर्म चलता रहा एंड स्लीप अपनी साइकिल अच्छी नहीं है, लाइक रात के 2 बजे सो के सुबह 6-7 बजे उठ जाना, मतलब प्रॉपर चीजें नहीं है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं है, तो वो लंबे टर्म में हमारे लॉन्ग विजन्स को बहुत खराब कर सकता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है, और जैसे आप देख सकते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन, फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन हो जाता है। ऑब्वियसली आजकल ये चीज बन गई है कि लोग सोशल मीडिया पे आई एम डिप्रेस्ड हूँ, एंजाइटी है मेरे को, आइसोलेट हो गया हूँ, मेरे पास कोई दोस्त नहीं। ब्रो, मोबाइल छोड़ के बाहर भी तो निकलो। और देन उसके बाद क्या होता है पता है, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम खुद ही बनाई है, देन उसका सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं फिर चीजें ज्वाइन करते हैं, एक्टिविटीज ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे पैसा लगाते हैं बहुत सारे, देन उसके बाद अपने को फिर मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। पहले इंसान अपनी बॉडी खराब करेगा, देन उसको मेंटेन करेगा। इससे बढ़िया आप अपनी लाइफ पहले से ही ठीक कर लो, वरना फिर यही लॉन्ग टर्म अगर चलता रहेगा साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे खाली, जैसे कि ये आ जाएगा, स्पेंडिंग लॉन्ग आवर सिटिंग व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर डिवाइसेज विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है, एंड टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज हो सकेगा, आप बैठे रहेंगे, वो चीज रहेगा, ठीक है। ज्यादा माउस या फिर कीबोर्ड का यूज करके हमारे जो ये मूवमेंट्स होती है ये ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, पोस्चर हमारा बहुत खराब हो जाता है, ठीक है, नेक पेन होता है, बैक पेन होता है, बहुत चीज दिक्कतें आती है, एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको पता ही है। एर्गोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हुए, एर्गोनॉमिक इज द साइंस ऑफ डिजाइनिंग अरेंजिंग थिंग्स सो दैट पीपल कैन यूज देम सेफली एंड एफिशिएंटली। हमें इन टेक्नोलॉजी का यूज करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा पोस्चर ठीक है, स्क्रीन पोजिशनिंग ठीक है, कीबोर्ड माउस प्लेसमेंट ठीक है, एडिक्वेट लाइटिंग है, रेगुलर ब्रेक्स हैं, एंड यूजिंग एर्गोनॉमिक इक्विपमेंट्स, ठीक है। अब प्रॉपर पोस्चर, अब जैसे हम चेयर में बैठे हैं, हमारा पोस्चर थोड़ा स्ट्रेट होगा, ठीक है, अपराइट होगा। स्क्रीन पोजिशनिंग की, स्क्रीन हमारे कितने पास है, कितनी दूर है, ठीक है, एंड उसकी ब्राइटनेस वगैरह क्या चीज है, ठीक है। देन कीबोर्ड माउस प्लेसमेंट क्या है, हमारे ज्यादा ही दूर हो रहे हैं, ज्यादा ही पास हो रहे हैं, वो चीज भी ध्यान देनी हुई। और लाइटनिंग ठीक है, कोई वो ग्लेयर वगैरह तो नहीं हो रहा है। रेगुलर ब्रेक्स लेते रहना हुआ ताकि हम अपने आप को रेस्ट भी देना हुआ। देन एर्गोनॉमिक इक्विपमेंट का यूज करें, जैसे कि आज के टाइम पे ऐसी चेयर भी आती है बहुत सारी, जिनमें अगर आप बैठोगे, आप चाहे रिलैक्स होके बैठ रहे हो, फिर भी आपका जो पोस्चर है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनके जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत एर्गोनॉमिकली डिजाइन करे होते हैं ताकि आपकी नेचुरल फील लगे आपको बैठते हो। ऐसे माउस भी आते हैं, ठीक है, जिनको अगर आप हाथ रखोगे, उनका जो डिजाइन होता है वो आपको नेचुरल लगेगा, ऐसा लगेगा नहीं आपने कुछ वो पकड़ा है माउस में।
सेम ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं आज के टाइम पे। हाँ, थोड़े एक्सपेंसिव साइड जाते हैं, बट अगर जो खर्चा कर सकता है कर लो, वरना सबसे बेस्ट है रेगुलर ब्रेक्स लो, ठीक है, थोड़ी लाइट वर्कआउट या समथिंग वॉक वगैरह करो ताकि नेक पेन ना आए, बैक पेन ना आए, ठीक है, वरना हेयर फॉल भी होगा ऑब्वियसली। नाउ बीइंग अवेयर ऑफ दीज सोसाइटल इम्पैक्ट्स इज क्रूशियल फॉर रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज एंड फॉर क्रिएटिंग अ सेफर एंड डिजिटल हेल्थियर एनवायरमेंट, ठीक है। नाउ इसी के साथ हमारा सेक्शन B2 कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमारे बहुत सारे कोर्स थे जिनको हमने रन वगैरह तो करा नहीं, खाली सिंटैक्स देख के हमने आगे बढ़ गए। तो उसके लिए आगे आने वाले जो एक और B1 के बाद जो वीडियो आएंगी उनमें जितने कोड्स हैं उन सभी का प्रैक्टिकल काम करेंगे एंड उसके अलावा PYQ समथिंग करेंगे ताकि ईजी हो जाए पढ़ना, ठीक है। दूसरा, बाकी ये नोट्स की फाइल जो है इसको शेयर कर दूंगा मैं, एक्सेसिबल आपको पता ही कितनी ईजिली है। सबसे पहला हमारा जो है, उसके बाद हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा बाकी आज की वीडियो में आई होप कहते सब चीज़ें टॉपिक आराम से क्लियर हो रखा हो एंड जो भी यहाँ पे डाउट लग रहा है या फिर कुछ चीज़ अगर ऐड ऑन करवानी है तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। बाकी उसके अलावा मैं अपना इंस्टा प्रोफाइल का लिंक एंड लिंक्डइन का लिंक कहते डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। किसी को कांटेक्ट करना है बात करने के लिए 1-on-1 या कुछ चीज़ है तो उसके लिए मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। टिल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद जिनको CUT के एग्जाम आने वाले हैं 13 के बाद से ही है वैसे तो। एंड उसके अलावा सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड ऑल्सो बेल आइकन को दबाना ताकि अगर नई वीडियोज जो आए उनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ कमेंट करना क्या चीज़ अच्छी लगी एंड अनदर थिंग कुछ आपके संग जो इंसिडेंट हो रखे साइबर बुलिंग वगैरह के। टिल देन वी मीट अगेन, पीस आउट।